अब जो हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है रासायनिक नियंत्रण यानी कि केमिकल कंट्रोल, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक नियंत्रण यानी केमिकल कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहले आपको जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर आपको बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दिखाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, पिनियल ग्रंथि दिया है, आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। पिनियल ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम यहाँ दिखलाए गए हैं। ये ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ये ग्रंथियाँ संप्रेरकों को बनाने का कार्य करती हैं, मतलब इन्हीं ग्रंथियों में से संप्रेरकों का स्राव होता है, ठीक है। और क्योंकि इस स्राव को ना तो संग्रह करने के लिए और ना ही उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। ये तो फिर कैसे हमारे शरीर को ये संप्रेरक प्राप्त होते हैं? संप्रेरक का आपको प्रॉपर डिटेल बच्चों उदाहरण से मिल जाएगा कि संप्रेरक क्या होता है। बस अभी के लिए आप इतना समझिए कि संप्रेरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से बाहर आता है, वहाँ से उसका स्रवण होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास कोई भी नलिकाएं नहीं होती इन संप्रेरकों को संग्रहित करके रखने के लिए, और इनको एक जगह से दूसरी जगह वहन करने के लिए नलिकाएं इनके अंदर नहीं होती। इसीलिए इन ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। किनको? अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम नलिका विहीन ग्रंथि भी होता है, ठीक है। अब संप्रेरक शरीर को प्राप्त कैसे होता है? अगर नलिका नहीं होती तो वो सीधा जैसे ही स्रवण होता है संप्रेरक का, वो ब्लड में यानी हमारे जो रक्त में मिल जाती हैं, और उसके बाद इसी रक्त द्वारा संप्रेरक शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारे शरीर में संप्रेरकों का ये स्रवण और पहुंचाने की क्रिया होती है वो संपन्न होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, और अभी हमने इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था? तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन चलता है, आपस में एक नियंत्रण भी होता है, समन्वय भी होता है, जिस वजह से शरीर की सभी क्रियाएं प्रॉपर तरीके से संपन्न होती हैं, ठीक है। ये दोनों ही संस्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से? अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो पूरा एक संस्थान कार्य कर रहा है, और एक तंत्रिका तंत्र का जो है, इन दोनों का आपस में सहयोगात्मक व्यवहार बहुत ही आवश्यक होता है शरीर के लिए। और इन दोनों तंत्रों में अंतर क्या है? किन तंत्रों की बात कर रही हूँ? अंतःस्रावी ग्रंथि की और तंत्रिका तंत्र की। इन दोनों में एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो अंतर है वो ये है कि जो भी तंत्रिका आवेग निकलता है तंत्रिका तंत्र में से, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस मतलब शीघ्र गति से होता है और बहुत ही कम समय में ये संपन्न होता है आवेगों का कार्य। लेकिन जो संप्रेरकीय क्रियाएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल रही हैं और रक्त में मिल रही हैं और रक्त द्वारा शरीर तक भिन्न भागों तक पहुंच रही हैं, उसके बाद वो आगे चलकर भी वहाँ पर कुछ क्रियाएं संपन्न करने में भागीदार बन रही हैं, तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये बहुत ही धीमी गति से होती हैं और दीर्घकालीन होती हैं, मतलब बहुत समय लगाती हैं ये क्रिया। जबकि तंत्रिका आवेग का जो कार्य होता है बहुत ही फास्ट रैपिड होता है और कम समय में हो जाता है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि संप्रेरक जो होता है ना, बहुत ही अनुपात में स्रवित होना ज़रूरी है। एक प्रॉपर अनुपात में संप्रेरकों का स्रवण होना आवश्यक होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा संप्रेरक हो या ज़रूरत से कम, तो ऐसे में नियमन जो होता है शरीर का उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। जैसे कि देखिए, आपको उदाहरण में यहाँ पर दिखलाया गया है कि जैसे ही ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि रक्त में चीनी की जब मात्रा बढ़ जाती है, तो स्वादुपिंड की जो कोशिकाएं होती हैं यानी जो सेल्स होते हैं, स्वादुपिंड क्या है? एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। वहाँ की सेल्स को
तुरंत जो है सिग्नल पहुंच जाता है कि यहाँ पर भाई शुगर की मात्रा इंक्रीज हो चुकी है। और इसी उद्दीपन से प्रतिसाद क्या निकलता है कोशिकाओं में से, वो तुरंत इंसुलिन का स्रवण करना शुरू कर देती हैं। मतलब वहाँ पे जैसे ही उद्दीपन पहुँचा किसके पास, स्वादुपिंड के पास, कि भाई रक्त में चीनी की मात्रा अब बढ़ चुकी है, इस बात का उद्दीपन स्वादुपिंड की कोशिकाओं तक जैसे ही पहुंच जाता है, प्रतिसाद स्वरूप क्या होता है, वहां से इंसुलिन का स्रवण स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जैसे स्वादुपिंड का यहाँ उदाहरण दिया है, उसी तरह से अन्य जो ग्रंथियाँ होती हैं वो भी इसी तरह कार्य करती हैं, और इस तरह से हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण जो है, केमिकल कंट्रोल, वो बना रहता है। तो बच्चों समझ में आया, ये संप्रेरकीय क्रियाएं जो होती हैं यानी रासायनिक नियंत्रण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। और रासायनिक ग्रंथियों के उदाहरण यहाँ पर भिन्न भिन्न दिए गए हैं। आप चाहें तो और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, अपने गूगल पर आप सर्च कर सकते हो और इसके बारे में और भी जानकारियाँ ग्रहण कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पाठ भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक तालिका है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको क्लियर करूँगी एंड उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे।